Hello everyone, I'm Garima Bhardwaj and you are watching Peakoverse. So let's start it. तो आज हम देखेंगे अपनी CUA की सेकेंड यूनिट यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को। तो इसमें हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स जैसे लुक अहेड, कैरियर एडर्स, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक दैट, एंड साइन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, बूथ्स एल्गोरिथम एंड एरे मल्टीप्लायर्स, एंड floating point representation and arithmetic IEEE standard for floating point numbers. So firstly we'll introduce that what is arithmetic logic unit. So arithmetic logic unit is a part of central processing unit or a CPU that carries out arithmetic and logic operations on the operand in the computer instruction words. So basically in some processors the ALU is divided into two units that are an arithmetic unit and logic unit which is LU. It is also known as the fundamental unit of CPU. तो सबसे पहले हम लोग इसके सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं जो है लुक अहेड, कैरियर्स, एडर्स. सो लेट सपोज हमारे पास दो बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस में 3 बिट के नंबर्स हैं और उसे हम लोग को करना है ऐड. तो हम लोग जब उसे ऐड करते हैं तो हम लोग 3 बारी प्रोसेसर को चलाएंगे ताकि एक एक करके हम लोग पीछे से उसको ऐड कर पाएँ. अब अगर नंबर 3 बिट का हो या 4 बिट का हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा. पर जब हमारे पास ज़्यादा बिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है तो हम लोग उतनी बार प्रोसेसर को तो नहीं चला सकते. इसलिए हम लोग ये मेथड को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा बड़े बिट के नंबर्स को जल्दी से ऐड कर पाएँ तो और स्पीड बढ़ जाए हमारे प्रोसेसर की और हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाए. सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ एडर विच इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड अ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ एडिशन ऑपरेशन. सो इट्स मेन एम टू मिनिमाइज द प्रोपगेशन डिले दैट अकर्स व्हेन कैलकुलेटिंग द कैरी बिट्स इन मल्टीपल एडिशन. मतलब जैसे हमारे पास दो बाइनरी नंबर होते हैं तो उसमें कभी कभी कैरी आ जाता है हमारे पास. मतलब जब हमारे पास 2 1 होते हैं तो एक कैरी चला जाता है ना, तो उसको हम लोग जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी क्या क्या एल्गोरिदम होती है, हम लोग इस मेथड में समझेंगे. सो हेयर वी हैव अ 2 टर्म्स फॉर ईच बिट पोजिशन आई विच आर जनरेट एंड प्रोपोगेट. जनरेट इज डोनेटेड बाय G एंड प्रोपोगेट इज डोनेटेड बाय P. सो देखते हैं कि ये दोनों होता क्या है. सो जनरेट टर्म इज़ लाइक व्हाट कि इफ़ 2 बिट्स आर 1 वील मेक अ कैरी. मतलब अगर हमारे पास 2 बिट एडिशन करने पर 1 होती है तो हम लोग उस टाइम कैरी लगाते हैं. और बाकी कोई भी ऑप्शंस में जैसे 0 1 0 0 या 1 0 जब होता है तो हम लोग 0 ही आंसर लिखते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज इट हेल्प्स अस क्विकली फिगर आउट where we need to make carries without actually doing the full addition. Okay, so it is a super helpful when we are adding big numbers because it helps us to plan ahead and be faster. वही मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ होता है. हमें ये पता चल जाता है कि स्पेसिफिकली हमारे पास जो कैरी आएगा वो किस ऑप्शन पे आएगा, कि जब हमारे पास 2 बिट 1 1 हो और बाकी पे हम लोग को कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो हम लोग उनकी तरफ जाएंगे ही नहीं, सिर्फ जहाँ 1 1 होगा वहाँ पर कैरी जनरेट कर देंगे. और अब नेक्स्ट टर्म क्या है, प्रोपोगेट कैरी टर्म. तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोपोगेट टर्म होता है इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारे पास 2 बिट में से एक भी बिट अगर 1 होता है तो हमारा ये इंडिकेट करता है कि कुछ तो हो रहा है और हमें अटेंशन पे करने की ज़रूरत है. तो नाउ वी विल सी व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़. So this term help us to find if there is a carry that coming from the previous bit or the bit at the right. तो जब कैरी राइट से आता है तो हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे करंट बिट की कैलकुलेशन को भी अफेक्ट करता है. So in simple terms, the propagate term helps us to keep track whether the carry is coming from the right, so we can handle it properly during addition. Now we'll see how to generate the carry out for each bit. इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है CI is equals to GI plus PI to CI minus 1.
के अंदर हम लोग जो आई की वैल्यू होगी वो सबसे पहले 0 ही पुट करेंगे, और जो हमारी C0 की इनिशियल वैल्यू होगी वो हम लोग 0 ही लेंगे। कैरी निकल जाएगी, उसके बाद हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सम इज इक्वल्स टू A0 XOR B0 XOR C0। XOR के रूल्स तो हम लोग को पता ही होंगे। XOR में क्या होता है कि अगर दो बाइनरी डिजिट्स हमारे पास सेम होती हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 या 0 0, तो उसका जो हम लोग XOR निकालते हैं वो हमेशा 0 आता है। और अगर डिजिट्स डिफरेंट होते हैं, यानी 0 1 या 1 0, तो हमेशा आंसर 1 आता है। मतलब अगर हम लोग को आंसर 1 लाना है तो जो बिट होंगी हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए वो दोनों अपोजिट बिट्स होनी चाहिए, 0 1 या 1 0। So here in this example we performed a 4-bit binary addition using a look ahead carry adder. We calculated the generate and propagate terms, determined the carry out and calculated the sum for each bit. This method allows for faster addition by minimizing carry propagation delay. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो बिट पोजीशंस का जो सम आया है वो आया है 0 1 1 0। तो इसको जब हम डेसिमल में निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 6। सो ये है टोटल प्रोसीजर हमारे इस मेथड में सम निकालने का। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स को। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, जो इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग नंबर्स। तो इंटीजर्स में हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। और फ्लोटिंग में हमारे पास क्या आते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल नंबर, माइनस डेसिमल नंबर एंड पावर ऑफ 10 वाले नंबर्स। ओके, तो जो इंटीजर्स होते हैं उनको तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ओके, पर जो फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस नंबर with both integer and fractional part. So they are particularly useful when dealing with hardware and software implementation that don't support floating points. तो वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फ्लोटिंग पॉइंट को सपोर्ट करे, इसलिए हम लोग फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स फॉर इंटीजर पार्ट एंड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट क्या होता है, इंटीजर पार्ट होता है हमारे पॉइंट से पहले वाला पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट होता है हमारे पॉइंट के बाद वाला पार्ट। और जो बीच में पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडिक्स। और हम इनको जो कैलकुलेट करके बाइनरी फॉर्म में आंसर लाते हैं उसमें पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल वेयर वी हैव अज्यूम अ कंप्यूटर इन विच अ नंबर इज स्टोर्ड यूजिंग अ फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन दैट इज 16 bits, in which 7 bits are reserved for the integer part and 9 bits are reserved for fractional part. So basically इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है कि हमारे पास एक नंबर दिया गया है 43.625 लेट सपोज। ओके, तो इसको हमें बाइनरी फॉर्म में शो करना है, और इसको हम लोग को बाइनरी फॉर्म में शो करना है 16 बिट्स में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं इंटीजर पार्ट को। तो इसमें इंटीजर पार्ट क्या है, 43। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि 43 का निकालते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट। अब 2's कॉम्प्लीमेंट तो हम लोग को निकालना आना चाहिए। पहले हम लोग 43 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, फिर उसको इन्वर्स कर देंगे, मतलब 0 का 1 और 1 का 0, फिर उसमें कर देंगे +1 ऐड। तो हमारे पास जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसका आंसर आएगा वो होगा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। ओके, तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 101011। अब इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये 6 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है, पर हमें क्या दिया है कि हमारा जो इंटीजर पार्ट है वो 7 बिट को स्टोर कर रहा है। तो इसमें हम लोग आगे 0 एक और ऐड कर देंगे इसको 7 बिट का बनाने के लिए। इंटीजर पार्ट हो गया।
अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में हमारा क्या आ रहा है 0.625। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग 0.625 इंटू 2, इसका क्या आंसर आया 1.250। अब इसमें जो हमारा इंटीजर पार्ट आता है पॉइंट के उस साइड, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। फिर इस आंसर के पॉइंट के उस राइट साइड वाले डिजिट्स को यानी कि 250, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या आंसर आया हमारा 0.500। इसमें जो हमारे पास इंटीजर पार्ट क्या है आगे का पॉइंट के लेफ्ट वाला 0, तो अब हम लोग 0 को बाहर कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग 500 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास क्या आया 1.000। इसमें भी हम लोग इंटीजर पार्ट को बाहर कर लेंगे। तो जब तक हमारे पास 0.0 कुछ आंसर नहीं आ जाता, मतलब टोटल 0, तब तक हम लोग 2 से उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे और जो हमारे पास इंटीजर पार्ट लेफ्ट होगा उसको हम लोग बाहर करते जाएंगे। तो इसमें हमारा फाइनल आंसर क्या आया 1010। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि अगर हम 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0000 आगे बढ़ता जाएगा। अब हमारा जो 7 बिट आया था, मतलब इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों कर देंगे सम। अब सम कैसे करेंगे, इनको लिखेंगे एक साथ। जैसे हमारा क्या आया था 01010111 और उसके बगल में लिखेंगे 1010 एंड 0000 so on. So here we have a 16 bits for this. So we'll write like this. What? 01 01 011 10 10000000. So total these bits should be 16 bits. And this is our final representation for 43.625. ये तो हो गया हम लोग की पॉजिटिव नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन का। तो to represent the decimal number like -43 in fixed binary representation, we first need to decide on a number of bit for a integer and fractional part. Let's assume we want 8-bit fixed point representation with 4 bits of integer part and 4 bits of fractional part. ठीक है, हमारे पास 4 bit integer part है और 4 bit fractional part। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो माइनस ऑफ नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना होता है, तो उसमें हम लोग उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, तो वो इक्वल्स टू होता है हमारे नेगेटिव नंबर की। लेट सपोज हम लोगों ने 43 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया और उसका निकाल दिया 2's कॉम्प्लीमेंट, तो जो 2's कॉम्प्लीमेंट उसका होगा वो होगा आंसर हमारे -43 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का। अब हम लोग देखते हैं इस यूनिट की सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम को, जो है बूट्स एल्गोरिथम। तो दिस इज यूज टू मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स यूजिंग बाइनरी नंबर्स और वी कैन से दैट बाइनरी इक्विवेलेंट्स। तो इसको इसके फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो पहले है स्टार्ट। तो नीचे हमारे पास दिया है एक AC और Q। तो ये AC और Q हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं जो इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 0 लेते हैं। इसमें M होता है मल्टीप्लिकेंट और Q होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंट क्या होता है कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लायर क्या होता है कि जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है उस डिजिट को, ठीक है। अगला वेरिएबल क्या है काउंट। तो काउंट होता है नंबर ऑफ बिट्स, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 शिफ्ट्स में डिफरेंस बताती हूँ। एक शिफ्ट होता है हमारा शिफ्ट राइट और दूसरा शिफ्ट होता है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। तो शिफ्ट राइट में क्या होता है कि लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 1101। इसका अगर हम लोग को शिफ्ट राइट करना होगा तो हमारे पास क्या बनेगा 0110। और अगर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना होगा तो हम लोग जो हमारा आखिरी का 0 होता है, मतलब 0110 का पहला वाला 0, उसको हम लोग कॉपी कर देंगे लास्ट डिजिट से। मतलब अगर हमारे पास है 1101 तो हम लोग इसमें लिखेंगे
1110, मतलब हम लोग जो पहली डिजिट होगी उसको हम लोग 0 नहीं, जो हमारी लास्ट डिजिट होगी उसके कॉपी लिख देंगे। बाकी का फ्लो चार्ट हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट सपोज हमें मल्टीप्लाई करने हैं 2 नंबर और दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो 2 नंबर है, लेट सपोज हमारे पास 3 और 2, ठीक। तो इसमें क्या है, हम लोग 3 है हमारा मल्टीप्लिकेंट और 2 है हमारा मल्टीप्लायर, ठीक है। तो 3 जो है इसको हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे, 0011, और 2 को क्या लिखेंगे, 0010, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे हम लोग टेबल जिसमें रखेंगे AC, Q-1 एंड ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम लोग ये जो AC और Q-1 वाला रजिस्टर है इसको हम लोग ले लेंगे 00। इसमें हम लोग ले रहे हैं n = 4, मतलब काउंट हमारा 4, ओके। तो AC को हम लोग लिखेंगे 0 0 0 0, ओके। अब इसमें Q क्या था हमारा 2, तो 2 क्या है 0 0 1 0। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो Q-1 की हमारी वैल्यू है वो है 0, ठीक है। और Q की लास्ट वैल्यू क्या है 0। तो हम लोग Q की लास्ट वैल्यू और Q-1 की वैल्यू को अगर देखेंगे तो ये क्या बन रहा है 0 0। अब हम लोग आते हैं अपने चार्ट पे। तो चार्ट में क्या लिखा है कि हमारी Q0 और Q-1 की वैल्यू अगर 0 0 या 1 1 हो तो हम लोग उसमें कुछ नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ उसमें अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगा देते हैं। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लगेगा तो हम लोग क्यों ऐसे एक एक वैल्यू को लेटरल शिफ्ट कर देंगे। ऐसे करके हमारी फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे सेकंड साइकिल में। इसमें हमारे पास क्या है, AC क्या है 0 0 0 0 और Q क्या हो गया 0 0 0 1 और Q-1 वही 0। अब इसमें हम लोग देखेंगे Q की लास्ट वैल्यू क्या है 1 और Q-1 की लास्ट वैल्यू क्या है 0। तो इसमें हमारे पास है 1 0। अब चार्ट में देखेंगे कि हमारे पास 1 0 की कंडीशन क्या है। तो अगर हमारे पास 1 0 है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे AC = AC - M। तो इसमें हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं AC प्लस ब्रैकेट में -M। तो -M की वैल्यू क्या होगी, -M की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट जो होगी -3 की वैल्यू। तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3 का 1 1 0 1। अब AC यानी कि 0 0 0 0 को प्लस करेंगे हम लोग -1 से, यानी कि 1 1 0 1 से। तो अब इसको एडिशन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 1 0 1, ओके। तो इस स्टेप के बाद हम लोगों को एक बार फिर से अर्थमेटिक शिफ्ट करनी होती है, मतलब ऑप्शन हमारे पास कोई भी हो हम लोग को अर्थमेटिक शिफ्ट तो करनी ही करनी है। तो इस पे हम लोग जब शिफ्टिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा Q-1 1 और Q आएगा 1 0 0 0 और AC आएगा 0 1 1 1, ओके। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास लास्ट वैल्यूज़ क्या है 1 एंड 0। अब 1 एंड 0 की क्या कंडीशन होगी, इसकी कंडीशन है AC = AC + M। तो इसमें हम लोग 1 1 1 0 प्लस 0 0 1 1 करेंगे, क्योंकि इसमें AC की वैल्यू हमारी कितनी थी 1 1 0 1। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0 0 0 1। और फिर इसको हम लोग करेंगे फिर से अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। तो शिफ्ट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, Q-1 की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 0 0 0 1 एंड AC की वैल्यू 1 0 0 0। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फिर से लास्ट वैल्यू क्या बची है 0 0। अब इस फोर्थ साइकिल में हम लोग 0 0 की कंडीशन में क्या करते हैं, सिर्फ अर्थमेटिक शिफ्ट कर देते हैं डायरेक्ट राइट। तो अब इसको दोबारा से अर्थमेटिक शिफ्ट करने के बाद हमारे पास Q-1 क्या आया 0, Q क्या आया 0 1 1 0 एंड AC क्या आया 0 0 0 एंड 0।
तो हम लोग जो आंसर होता है फाइनल उसमें लिखते हैं AC एंड Q को। तो जब हम लोग AC एंड Q को लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 0 0 0 0 0 1 1 0। अब इस पूरी वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्मेट में। तो इसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हमें इसका आंसर मिलेगा 6, जो कि हमारा 3 × 6 = 6। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये तो हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर थे। अब हम जब कैलकुलेट करेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव। लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर है, जैसे -7 और 3। तो इसमें जब हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे पिछले मेथड के हिसाब से जो मैंने बताया था आपको, उसमें हमारे पास पूरा लंबा आंसर आएगा, जैसे 1 1 1 1 1 0 1 0 1। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसको हम लोग फाइनल आंसर नहीं समझेंगे, हम लोग इसका निकालेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। तो जो 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। तो हम लोग जो इस वैल्यू का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1, जो कि इक्वल्स टू होता है 21 के। तो अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, वो एक माइनस है और एक प्लस है, मतलब अपोजिट साइन के हैं, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। So that's all for this video, and if this video helped you in any way, so please like, comment and subscribe and share to all your friends who needed this. Till then, keep practicing and happy coding.